सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए मित्रों, अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें ये आज अपना 5वें नंबर का वीडियो है। तो आज अपन जीव विज्ञान का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि पादपों के विभिन्न भागों के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था, यानी वीडियो नंबर 4, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि पादपों के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता होती है और क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। तो अगर आप वीडियो नंबर 4 देकर फिर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पादपों के जो विभिन्न भाग है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पादपों के विभिन्न भाग। देखिए दोस्तों, ईयरफोन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको साथ साथ में याद हो जाएगा। तो जैसा कि अपन कल पढ़ रहे थे कि पादपों के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। ये 5 भाग होते हैं और इन पादपों के इन भागों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। हिंदी में कहते हैं अकारिकी। तो अब अपन एक एक भाग के बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जड़ के बारे में। अब देखिए जड़ की विशेषता देखिए, तो सबसे पहली विशेषता है कि जड़ी विकसित कहाँ से होती है, कि जड़ें विकसित कहाँ से होती है। तो जड़ें जो विकसित होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है। कहाँ से विकसित होती है? मूलांकुर से। अब देखिए एक बीज होता है, बीज के अंदर होती है कली। कली के जिस भाग से तना विकसित होता है उसको कहते हैं प्रांकुर, और जिस भाग से जड़ें विकसित होती है उसको कहते हैं मूलांकुर। तो जड़ें कहाँ से विकसित होती है? मूलांकुर से विकसित होती है। अगली विशेषता देखिए कि जड़ों का जो रंग होता है वो भूरा रंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, नहीं पाया जाता है। तो जड़ों के अंदर जब पर्णहरित नहीं पाया जाता है तो इस कारण जड़ें जो है वो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, इसको विशेष तौर पर याद रखना है। एक बार फिर से सुनिएगा। जड़ों का रंग भूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण जड़ें जो है वो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकती है। देखिए क्लोरोफिल को मैंने शॉर्ट में CHL लिखा है। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, लॉन्ग टर्म तरीके से नहीं पढ़ना है। अब देखिए अगली विशेषता देखिए कि जड़ों के ऊपर जो है पर्व और पर्व संध्या भी नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या होगा? देखिए इस प्रकार से तना होता है। ये इसको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए इस प्रकार से तना होता है। तने के अंदर ऊपर जो ये गांठ जैसी जो संरचना होती है बीच बीच में, इनको कहते हैं पर्व संध्या। ठीक है, पर्व संध्या। और दो पर्व संधियों के बीच में जो ये पोरी जैसी संरचना होती है इनको कहते हैं पर्व। तो ठीक है, तो तने के अंदर जो जड़ जो होती है उसके अंदर न तो पर्व होते हैं, नहीं पर्व संध्या होती है। तो जड़ों के अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं? पर्व और पर्व संध्या भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये तीनों विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि जड़ों की वृद्धि के बारे में। देखिए वृद्धि के बारे में दो चिन्ह आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना, देखिए समान दिशा के लिए तो प्लस याद रखना, और विपरीत दिशा के लिए माइनस चिन्ह का यूज करना है आपको। तो अब सुनिएगा। देखिए ये एक पादप है, तो इसकी जड़ें इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। अब देखिए जो प्रकाश जो होता है वो जो है वो भूमि से ऊपर की ओर होता है, जबकि जड़ें जो होती है वो भूमि के अंदर की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, तो यानी दोनों की दिशा विपरीत हो गई। इसी कारण जड़ों की जो वृद्धि होती है वो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। दूसरी विशेषता इनकी यह है कि देखिए जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा जो होती है वो भूमि के अंदर की ओर होती है, और जड़ें भी क्या करती है कि भूमि के अंदर की ओर ही वृद्धि करती है। यानी क्या कह सकते हैं? समान दिशा, तो समान दिशा के कारण प्लस चिन्ह का यूज करना। इसी कारण जो जड़ें जो होती है उनकी वृद्धि जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो ये जड़ों की वृद्धि के बारे में ये आपको समझ में आ गया होगा कि जड़ें जो होती है वो प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करने के कारण ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन वृद्धि करती है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की समान दिशा में वृद्धि करने के कारण धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि करती है। अब अपन जड़ों के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इनका पहला कार्य है कि जड़ें जो होती है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो जड़ें क्या करती है? भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो पहला कार्य इनका ये हो गया। दूसरा कार्य देखिए, भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है जड़ें। जड़ें क्या करती है? भोजन का संग्रह करती है, जैसे गाजर, मूली और शकरकंद, ये सभी जड़ें होती है, और इसके अंदर क्या संग्रहित रहता है? भोजन, जिनको अपन खाते भी है। तो दोनों दूसरा कार्य हो गया, भोज्य पदार्थों का संग्रह करती है। तीसरा इनका कार्य यह है कि ये पौधे को स्थिरता प्रदान करती है। क्या करती है? स्थिरता प्रदान करती है। जड़ें क्या करती है? पौधे को स्थिर कर देती है। अगर जड़ें नहीं होती तो पादप क्या होगा? स्थिर नहीं होगा, जिसके कारण कोई भी मान लीजिए कि तूफान आ गया या बाढ़ आ गई, इसके कारण जो है पादप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो ये जड़ें होने के कारण क्या कर देती है कि उस पौधे को, पादप को जो है उस स्थान पर स्थिर कर देती है, जिसके कारण वो उस स्थान पर स्थिर बना रहता है। तो ये इस प्रकार ये तीन कार्य आपको याद रखने और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब अपन अगली विशेषता देखिए। अब अपन देखते हैं कि जड़ों के कितने प्रकार होते हैं। जड़ों के प्रकार देखिए, जड़ें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो देखिए होती है मूसला मूल, और दूसरी होती है अपस्थानिक मूल। और इन अपस्थानिक मूल को ही रेशेदार मूल या इनको जकड़ा मूल भी कहते हैं। एक बार इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा।
देखिए जड़ें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? एक तो होती है देखिए मूसला मूल और दूसरी होती है अपस्थानिक मूल। अब इनकी विशेषता देखिए, देखिए इन दोनों को मैंने कंपैरिज़न के माध्यम से पढ़ाया है, ठीक है? ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जो मूसला मूल होती है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। और इनके कौन-कौन से उदाहरण याद रखने हैं आपको? एक नीम और एक आम, 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। और जो अपस्थानिक जो मूल होती है वो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। कौन-कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं? मक्का, गेहूँ, प्याज और गन्ना। ठीक है? ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। दूसरी इनकी विशेषता ये है कि जो मूसला मूल होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है, जबकि ये अपस्थानिक जो मूल होती है वो मूलांकुर से विकसित न होकर पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती है। अब देखिए मूसला मूल कैसे दिखती है और जकड़ा मूल कैसे दिखती है? देखिए मूसला मूल जो होता है देखिए द्विबीजपत्री पादपों में होती है, तो द्विबीजपत्री पादपों में जब इनका अंकुरण होता है तो एक बीज पत्रक चला जाता है इस तरफ, दूसरा बीज पत्रक चला जाता है इस तरफ और बीच में होती है कली। कली के जो है मूलांकुर भाग से एक मुख्य जड़ निकलती है इस प्रकार से मुख्य जड़ निकलती है और इस मुख्य जड़ के फिर चारों ओर जो है इस प्रकार से छोटी छोटी जड़ें और निकलती है इस प्रकार से। तो इसको तो कहते हैं मुख्य जड़। और ये छोटी-छोटी जो जड़ें होती है इनको कहते हैं द्वितीयक जड़ें और इनका एक अन्य नाम और है पुस्ता जड़ें, ठीक है? पुस्ता जड़ें ऐसे, पुस्ता जड़ें। और जो देखिए अब देखिए अपस्थानिक जो मूल होती है वो इस प्रकार से दिखती है देखिए, ये तना है और तने के अंदर भूमि के अंदर जो इस प्रकार होती है, इसमें कोई मुख्य जड़ वगैरह नहीं होती, ये सभी जड़ें जो होती है वो एक समान होती है, इस प्रकार एक समान गुच्छे के रूप में पाई जाती है सारी की सारी जड़ें। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूसला मूल है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जबकि अपस्थानिक मूल एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है और ये आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण है, इनको विशेष तौर पर याद रखना है आपको। और ये जो जड़ें होती है वो इस प्रकार से दिखती है, इसमें मुख्य जड़ होती है और फिर उसके चारों तरफ द्वितीयक जड़ें होती है और जबकि ये जो जड़ें होती है वो सभी जो है एक समान गुच्छे के रूप में होती है और ये सभी एक रेशे के रूप में होती है, इसी कारण जो है इनको रेशेदार जड़ें भी कहते हैं और ये सभी एक दूसरे के अंदर जकड़ी हुई रहती है इस प्रकार से, इसी कारण इनको जकड़ा मूल के नाम से भी इनको जानते हैं। तो आपको जड़ों के प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। अब अपन अगली विशेषता देखते हैं कि जड़ों का रूपांतरण यानी इनके क्या क्या कार्य हैं। रूपांतरण क्या है जड़ों का? देखिए आरोहण के लिए जो है मनी प्लांट की जड़ें रूपांतरित हो जाती है, जनन के लिए जो है डायलिया की जड़ें रूपांतरित हो जाती है, खाद्य संग्रहण के लिए जो है गाजर, मूली और शकरकंद की जड़ें रूपांतरित हो जाती है और सारा प्रदान करने के लिए जो गन्ना और बरगद की जड़ें रूपांतरित हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछने की मैक्सिमम संभावना यहाँ से है जड़ों के अंदर। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखना है कि आरोहण के लिए किसकी जड़ें रूपांतरित होती है? मनी प्लांट की जड़ें। देखिए मनी प्लांट का जो तना होता है बहुत ही कमजोर होता है, बार बार नीचे गिरता है, क्योंकि वो ऊपर की ओर ऐसे वृद्धि करता है ना, तो ये बार बार नीचे की ओर गिरता है। तो इनकी जड़ें क्या करती है कि इसको सहारा प्रदान करती है, बीच बीच में इस प्रकार पादप के तने के बीच बीच में इससे जड़ें निकल जाती है और ये किसी आधार से चिपक जाती है और उस तने को यहाँ पर क्या कर देती है? स्थिर कर देती है, जिसके कारण ये तना नीचे नहीं गिरता है। तो इस प्रकार बीच बीच में जड़ निकल कर इसको क्या करती है? आरोहण प्रदान करती है। और जनन के लिए डाहलिया की जड़ें, यानी कि कह सकते हैं कि डाहलिया के पादप की जड़ों को काट कर अगर अन्य स्थान पर बो देते हैं तो उससे भी एक नया डाहलिया का पादप बन जाता है। खाद्य संग्रहण करने के लिए गाजर, मूली, शकरकंद ये सभी खाद्य संग्रहित करती है। सारा प्रदान करने के लिए गन्ना और बरगद की जड़ें रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार ये रूपांतरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं तने के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता ये है तने की कि ये विकसित कहाँ से होता है? देखिए तने की, तो तना जो विकसित होता है ये प्रांकुर से विकसित होता है। कहाँ से विकसित होता है? प्रांकुर से विकसित होता है। अगली विशेषता देखिए, तने के ऊपर जो है पर्व, पर्व संधि और पर्व शाखा ये सभी होती है वो पाई जाती है। ठीक है? तीसरी विशेषता इनकी देखिए कि तने की जो लंबाई है वो शीर्षस्थ कलिका के कारण बढ़ती रहती है। तो तीनों की तीनों विशेषता समझ में आ गई होगी आपको कि तने के ऊपर जो है पर्व, पर्व संधि, पर्व शाखा पाई जाती है और तने के ऊपर ही पर ये तना है, इसके ऊपर ही ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी कली होती है, इसको कहते हैं शीर्षस्थ कली और ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, जिसके कारण तना जो लगातार ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है। तो ये तीनों विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए तने की वृद्धि देखिए, तने की जो वृद्धि होती है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होती है, क्योंकि तना जो होता है वो प्रकाश की दिशा में, देखिए तना जो होता है वो ऊपर की ओर ही वृद्धि करता है ना, प्रकाश भी ऊपर की ओर ही रहता है और तना भी ऊपर की ओर ही रहता है, यानी समान दिशा तो प्लस। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, तना तो ऊपर और वृद्धि करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर होता है, इसी कारण दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण ये जो है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि करता है। तो तने की वृद्धि के बारे में ये दो पॉइंट आपको याद रखने की, तना जो होता है वो अ, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि करता है। अब देखिए तने के क्या क्या कार्य है, यानी क्या क्या रूपांतरण भी कह सकते हैं इनको एक प्रकार से। देखिए कार्य या रूपांतरण, देखिए कायिक जनन के लिए जो है गुलाब और चमेली का तना रूपांतरित हो जाता है,
सारा प्रदान करने के लिए पिलवान का जो पेड़ होता है उसका तना रूपांतरित हो जाता है। जल संग्रह करने के लिए थूर का जो पेड़ होता है उसका तना रूपांतरित हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करने में जो है शतावरी का तना कार्य करता है। तो ये सभी रूपांतरण या इनको कार्य के नाम से भी जान सकते हैं, तो इनको आपको विशेष तौर पर याद रखना। इसका मतलब क्या होगा कि कायिक जनन से तात्पर्य होता है कि अगर पादप के किसी भाग को काट कर, यानी कह सकते हैं कि जो गुलाब और चमेली होता है इनके तने को काट कर कहीं अन्य जगह पर बो देते हैं, तो उस तने से क्या होता है कि नया पादप बन जाता है गुलाब और चमेली का। तो इसका मतलब ये हुआ सारा प्रदान करने का, यानी जो पहलवान का जो पेड़ होता है उसका तना क्या करता है कि पहलवान के पेड़ को सारा प्रदान करता है। जल संग्रह करने से तात्पर्य होता है कि देखिए थूर ये एक रेगिस्तान के अंदर पाया जाने वाला पादप है जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो थूर का जो पादप होता है उसका तना क्या कर देता है कि जब बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो वहाँ उस समय ये क्या करता है, तना जल संग्रहित कर लेता है इसके अंदर, और वो जो है पूरे समय पूरे साल भर जो है उस जल को चलाने में काम करता है इस तना, इसका तना। तो इस प्रकार इसका तना क्या कर सकता है कि इसके अंदर जल को स्टोर कर लेता है, ताकि जब पूरे साल भर बारिश नहीं हो और इस जल की अनुपलब्धता के कारण जो ये तना अपना जो है जीवन चक्र चलाता रहे। तो इस प्रकार जो है थूर का जो पादप होता है उसका तना क्या करता है, जल संग्रह करने में काम करता है। और जो शतावरी का जो तना होता है इसमें क्या पाया जाता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये तना क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने में जो है शतावरी का तना कार्य करता है। तो ये चारों के चारों कार्य आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। अब अपन देखते हैं कि तने के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए तना तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो भूमिगत तना, दूसरा होता है वायवीय तना, और तीसरा होता है अर्धवायवीय तना। इनका मतलब समझिए। देखिए भूमिगत तना जो होता है वो क्या होता है कि भूमि के अंदर ही वृद्धि करता है, ठीक है, बाहर नहीं होता है। इस प्रकार अंदर ही क्या करता है, ये वृद्धि करता है। वायवीय तना से तात्पर्य होता है कि ये जो तना होता है ये भूमि के बाहर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। और एक होता है अर्धवायवीय तना। इसका मतलब होता है कि ये तना कुछ तो होता है भूमि के बाहर और फिर क्या करता है, चला जाता है भूमि के अंदर, कुछ रहेगा भूमि के बाहर फिर चला जाएगा भूमि के अंदर। इस प्रकार कभी भूमि के अंदर तो कभी भूमि के बाहर, इस प्रकार से ये क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये तीन प्रकार के तने, और कौन कौन से इनके उदाहरण ये आपको याद रखना कि भूमि के तने के दो उदाहरण आपको याद रखना, आलू और प्याज। वायवीय तने के दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे नींबू और अंगूर। और अर्धवायवीय तने के दो उदाहरण आपको याद रखने हैं, दूब घास और जलकुंभी। ठीक है, तो इस प्रकार ये तने के तीनों प्रकार आपको याद रखने चाहिए। अब देखिए अपन अगला पादपों का भाग पढ़ते हैं, पत्ती के बारे में। देखिए पत्ती, देखिए अगर आपने ये चित्र समझ लिया तो आपको पत्ती समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको चित्र को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए इस प्रकार से एक तना होता है, ठीक है, तना होता है। तो इस तने के बीच में इस प्रकार गांठ जैसी संरचना होती है, इसको कहते हैं पर्वसंधि। पर्वसंधि कहते हैं। और इस पर्वसंधि से एक पत्ती निकलती है। तो पत्तियों का निर्माण कहाँ से होता है, पर्वसंधि से होता है। तो पर्वसंधि के जिस भाग से पत्ती निकलती है उसको क्या कहते हैं, ये जो भाग होता है, ये मैं वापस समझाता हूँ इसको। देखिए ये जो भाग होता है पर्वसंधि का, यहाँ से जहाँ से ये पत्ती निकलती है इसको कहते हैं पर्णाधार। क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। और इस पर्णाधार से इस प्रकार से एक डंडी जैसी संरचना निकलती है जो इस पत्ती को जोड़ कर रखती है पर्णाधार से। इस डंडी जैसी संरचना को कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं, पर्णवृंत। अब देखिए अगला देखिए, और इस पर्णाधार के पास में यहाँ पर ये छोटी छोटी पत्तियां और पाई जाती है। इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां होती है इस पर्णाधार के पास में, इसको कहते हैं अनुपर्ण। अब इसके बारे में देखिए, देखिए ये इस प्रकार की जो ये संपूर्ण संरचना है ना, ये इस पूरी चीज को कहते हैं पर्णफलक, जिसको अन्य नाम से जानते हैं स्त्रिका। तो इसको कहते हैं पर्णफलक या स्त्रिका के नाम से जानते हैं, यानी ये जो पूरा जो भाग है इसको कहते हैं पर्णफलक या स्त्रिका के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस पर्णफलक या स्त्रिका के अंदर बीच में जो इस प्रकार की एक मोटी शिरा होती है इसको क्या कहते हैं, मध्य शिरा। और इस मध्य शिरा के चारों तरफ जो है इस प्रकार से छोटी छोटी शिराएं और निकलती है इस प्रकार से, इनको क्या कहते हैं, पार्श्व शिराएं। तो ये मध्य शिरा समझ में आ गई होगी और पार्श्व शिराएं समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इन शिराओं के बीच में भी कुछ इस प्रकार से ये रिक्त स्थान रहता है। देखिए ये बहुत सारा रिक्त स्थान पड़ा है ये, ठीक है, ये इस रिक्त स्थान को कहते हैं लेमिना या फलक। और ये इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहते हैं, जिसके कारण ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, यानी वो पत्ती के कौन से भाग में संपन्न होती है, तो लेमिना या पर्णफलक में होती है, क्योंकि ये हरा होता है और इसमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
कि ये तने के अंदर जो इस प्रकार गांठ जैसी संरचना को पर्णसंधि कहते हैं, और पर्णसंधि के जिस भाग से पत्ती निकलती है उसको कहते हैं पर्णाधार कहते हैं, और पर्णाधार के पास में इस प्रकार से छोटी छोटी पत्तियां और निकलती है जिनको कहते हैं अनुपर्ण कहते हैं, और और इस पर्णाधार से इस प्रकार डंडी जैसी संरचना निकलती है उसको कहते हैं पर्णवृंत कहते हैं। और इस प्रकार ये जो संपूर्ण जो ये इस प्रकार ये पत्ती जैसा जो रूप होता है इसको कहते हैं पर्णफलक या स्त्रिका कहते हैं। और बीच में जो इस शिरा को कहते हैं मध्य शिरा, और इसके चारों तरफ जो ये छोटी छोटी शिराएं और होती हैं इनको कहते हैं पार्श्व शिराएं। और ये बीच बीच में सिरों के बीच में जो ये खाली स्थान होता है जिसका रंग हरा होता है इसको कहते हैं लेमिना या फलक कहते हैं। और यहीं पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि इसमें पर्णहरित जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है यहीं पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको जो है अपन थ्योरेटिकल वे में पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया जब ये चित्र, तो अब ये आगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। अब देखिए सुनिएगा। देखिए पत्तियों को जो है पौधे का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो थी वो पत्ती के अंदर संपन्न होती है, इसी कारण जो पत्तियों को पौधे का रसोई घर के नाम से जानते हैं। अब देखिए पत्तियों का निर्माण कहाँ से होता है, तो पर्व संधि से होता है, जैसे कि मैंने ऊपर समझा दिया है। पत्ती के ऊपर क्या पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं, और ये रंध्रों का क्या काम है, श्वसन और गैसों का आदान प्रदान करने का जो कार्य करती है पत्तियां वो रंध्रों के माध्यम से करती है। तो गैसों का आदान प्रदान कब कब होता है, जब भोजन बनाती है तो उस समय पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, ये भोजन बनाने के समय। तो ये कार्य भी क्या करते हैं, रंध्रों के माध्यम से करती है पत्ती। और जब श्वसन की प्रक्रिया में क्या करती है कि पत्तियां, पौधे जो होते हैं वो रात के अंदर श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। CO2 तो क्या करेंगे, छोड़ते हैं, और जबकि ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। इस प्रकार श्वसन और भोजन निर्माण की प्रक्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। तो रंध्रों का क्या कार्य है, श्वसन और गैसों का आदान प्रदान करना जो है ये सभी कार्य रंध्रों के माध्यम से होता है पत्ती के अंदर। अब देखिए एक प्रारूपिक पत्ती जो होती है उसके कितने भाग होते हैं, तो अपन ने पढ़ लिया ऊपर, तो इनको यहाँ पर और देख लीजिएगा। देखिए एक होता है पर्णधार। ठीक है, पर्णधार आप समझ में गए होंगे कि इस प्रकार तना होता है, इस प्रकार ये एक पर्वसंधि, और पर्वसंधि से जहाँ से ये पत्ती निकलती है उसको कहते हैं पर्णधार। ठीक है, तो पर्णधार। दूसरा इसका भाग है पर्णवृंत, यानी डंडी जैसी संरचना होती है उसको कहते हैं पर्णवृंत। और तीसरा जो भाग है वो स्त्रिका या पर्णफलक कहते हैं, यानी क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का जो भाग होता है उसको स्त्रिका या पर्णफलक कहते हैं। तो ये पत्ती एक प्रारूपिक पत्ती के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, पर्णाधार, पर्णवृंत और स्त्रिका या पर्णफलक। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ लीजिएगा कि पर्णाधार जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक तो आच्छादित रूपी पर्णाधार और दूसरा होता है फुला हुआ पर्णाधार। तो आच्छादित रूपी पर्णाधार जो होता है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है, और फुला हुआ पर्णाधार जो होता है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। कौन कौन से उदाहरण याद रखने आच्छादित रूपी पर्णाधार के, तो गन्ना और मक्का जो होती है ये दोनों में जो है आच्छादित रूपी पर्णाधार पाया जाता है। और फुला हुआ पर्णाधार जो होता है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। कौन कौन से इसके उदाहरण याद रखने हैं आपको, लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी पादप होते हैं उसमें फूला हुआ पर्णधार पाया जाता है। अब लेग्यूमिनेसी कुल में कौन कौन से पादप आएंगे, जैसे मटर है, चना है, यानी जितने भी दलहन वाले जो पादप है वो सारे के सारे लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, फूला हुआ पर्णधार पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए आच्छादित रूपी पर्णधार से तात्पर्य होता है कि इनमें जो भी पर्णधार होता है ना, जैसे ये एक तना है, जैसे यहाँ पर एक पर्वसंधि, यहाँ पर भी एक पर्वसंधि, तो यहाँ से मान लीजिए कोई भी पत्ती निकलती है तो इसके पास में क्या होता है कि ये पर्णधार होता है, यानी इस तने को कुछ समय तक आच्छादित कर लेता है और फिर यहाँ से पत्ती निकलती है इससे, यानी क्या कह सकते हैं, इस तने को कवर कर रही है, आच्छादित कर रही है, तो इस प्रकार से होता है। और जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जो है फूला हुआ पर्णधार होता है, यानी क्या कह सकते हैं, जैसे ये एक तना है तो यहाँ पर एक पर्वसंधि, अब यहाँ से पत्ती निकलेगी तो यहाँ पर जो पर्णधार होगा वो इस प्रकार से फूला हुआ होता है, फिर यहाँ से क्या निकलती है, पत्ती निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आच्छादित रूपी पर्णधार क्या होता है, ये क्या करता है कि कुछ दूरी तक जो है इस पादप के तने को आच्छादित कर देता है और फिर पत्ती निकलती है वहाँ से। ठीक है, और फूला हुआ पर्णधार इस प्रकार से होता है। और कौन कौन से आपको उदाहरण याद रखने, या उदाहरण विशेष तौर पर याद रखना है, और ये कौन कौन से में कौन सा जो है तना पाया जाता है वो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। जैसे आच्छादित रूपी जो पर्णधार है वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है और इनके ये उदाहरण याद रखना है, और फूला हुआ पर्णधार जो है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है और इनके उदाहरण ये याद रखना है, यानी दलहन वाले सारे के सारे। और पर्णवृंत जैसे डंडी जैसी संरचना होती है वो आपको जानती हो। और स्त्री का यह पर्णफलक जो होता है इसका क्या कार्य, ये भोजन और जल का संवहन करता है पत्ती के अंतर्गत। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पत्ती के क्या क्या कार्य होते हैं, कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पत्ती के कार्य,
तो पत्ती का पहला कार्य है कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है। क्या करती है? ग्लूकोज का निर्माण करती है, जो पौधों के विभिन्न भागों के अंदर स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाता है। तो पत्ती के अंदर क्या हो पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के दौरान क्या करती है? क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियां क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है। और ग्लूकोज का जो निर्माण होती है वो पादप के विभिन्न भागों के अंदर जो है वो स्टार्च या मंड के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, ये पहला कार्य हुआ पत्तियों का। दूसरा कार्य इनका यह है कि पत्तियों के ऊपर रंध्र होते हैं जो श्वसन और वाष्पोत्सर्जन और ताप नियमन का कार्य करते हैं। श्वसन के दौरान भी क्या करते हैं? रंध्र होते हैं। देखिए, श्वसन के दौरान क्या करते हैं? पत्तियां जो है ऑक्सीजन तो लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। ठीक है, तो ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। दूसरा इनका कार्य होता है कि वाष्पोत्सर्जन, यानी क्या कह सकते हैं कि पादप के अंदर अगर मान लीजिए जल की अधिकता हो जाती है तो पत्तियां क्या करती है कि वो अतिरिक्त जल को जो है वो पौधे से बाहर निकाल देती है। उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी रंध्रों के माध्यम से होती है। ताप नियमन का कार्य भी क्या करती है? पत्तियां करती है। ठीक है, पादप का जो तापमान वो एक समान बनाए रखने का कार्य भी जो पत्तियां करती है। इस प्रकार ये पत्तियों के दोनों कार्य आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं कि ये ग्लूकोज का निर्माण करती है जो स्टार्च और मंड के रूप में पौधे के अंदर संचित हो जाता है। और दूसरा इनके ऊपर रंध्र होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, पत्तियों का दो विन्यास याद रखने की। पत्तियों के अंदर जो सिराएं होती है उनका विन्यास कितने प्रकार का होता है? ठीक है, एक होता है, देखिए पत्तियों के अंदर दो प्रकार के सिरा विन्यास होते हैं। एक तो देखिए जालिकावत सिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर सिरा विन्यास होता है। अब इन दोनों को समझिएगा। देखिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक पत्ती होती है, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बीच में होती है ये मध्य शिरा। अगर इस मध्य शिरा से इस प्रकार क्रॉस में अगर जो ये पार्श्व शिराएं निकलती है इस प्रकार क्रॉस में, तो इनको तो कहते हैं जालिकावत। ठीक है, और जालिकावत शिराविन्यास। और अगर मान लीजिए कि इस प्रकार की एक पत्ती होती है, ठीक है, इस प्रकार की एक पत्ती होती है और इसके बीच में होती है ये एक मध्य शिरा। और इस मध्य शिरा के समांतर जब पार्श्व शिराएं होती है, यानी जो अन्य जो शिराएं होती है वो अगर इसके समांतर हो तो इसको कहते हैं समांतर शिराविन्यास। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि जो जालिकावत शिराविन्यास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और समांतर शिराविन्यास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यानी इसमें जो शिराएं होती है वो मध्य शिरा से इस प्रकार क्रॉस में होती हैं और इसमें जो शिराएं होती है वो मध्य शिरा के जो है वो समानांतर होती है। तो अब ये कौन कौन से पादपों में ये इस प्रकार के शिराविन्यास पाए जाते हैं? तो जैसे जालिकावत शिराविन्यास जो होता है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं? नीम, आम और पीपल, इनकी पत्तियों को देखना आप, जिसमें एक मध्य शिरा होगी और फिर क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्रॉस में जो है वो अन्य शिराएं होंगी। तो इस प्रकार ये जालिकावत शिराविन्यास होता है। और समांतर शिराविन्यास जो तो वो एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। कौन कौन से इनके उदाहरण याद रखने हैं आपको? जैसे एक मक्का और एक गन्ना, जिसमें इस प्रकार से शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो प्रकार के शिराविन्यास आपको याद रखने हैं। अब अपन पुष्प के बारे में अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।